वर्ल्ड कप की फातह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मिलने इस्लामाबाद में वाक़या उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। इमरान खान ने नहायत खुशदिली से इस्तकबाल किया। आपकी उम्र क्रिकेट के मैदानों में गुजरी, सियासत का खेल मुश्किल है या क्रिकेट का? दोनों में कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं बिल्कुल। क्रिकेट सिर्फ आपको एक चीज़ सिखाती है, स्ट्रगल करना, अपने आप को चैलेंजेस लेना और गिर के खड़े होना, मुकाबला करना, हार ना मानना, ये एक ट्रेनिंग दे देती है क्रिकेट। और वो काम आती है दुनिया में, आप कोई भी काम करें, मसलन कैंसर अस्पताल में बड़े बड़े मुश्किल मरहलात का सामना करना पड़ा, लगा कि कैसे पैसा इकट्ठा होगा, अस्पताल कैसे बनेगा, लेकिन एक स्पिरिट जो क्रिकेट से जो ट्रेनिंग थी कि आखिरी गेंद तक हार ना मानना, वो सारी ज़िंदगी में किसी भी शोबे में इंसान चला जाए काम आती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो पॉलिटिक्स में जो मेरी ट्रेनिंग क्रिकेट ने की थी, वो अगर ना होती तो शायद मैं कभी पॉलिटिक्स में आता ही ना। क्रिकेट की ज़िंदगी में सेहत और वर्जिश पर बहुत ज़ोर होता है, जबकि सियासत में लोगों से मिलने में बहुत वक्त लगता है। आप ये दोनों चीज़ों में जो इख्तलाफ है, इसको कैसे आपने हल किया? देखिए, एक जब आपका एक मकसद आ जाए ना, तो फिर ज़िंदगी मकसद के इर्द गिर्द घूमती है। पहले ये नहीं कि मेरा ये ज़िंदगी की रूटीन है तो फिर मकसद बनाया जाए, पहले मकसद आता है, फिर ज़िंदगी का आप अपनी उस अडॉप्ट करते हैं उसके मुताबिक। क्रिकेट में मैं कभी किसी से मिलता ही नहीं था। मेरे 3-4 दोस्त थे, सारी ज़िंदगी मैंने उन दोस्तों के बीच में गुजारी, और किसी आदमी से मैं मिलता ही नहीं था, और ना मुझे शौक़ था और ना मुझे ज़रूरत थी। और जब पॉलिटिक्स में आए तो अब उसका बिल्कुल उल्टा हिसाब है। ज़्यादा लोगों से मिला अब, और सारा दिन ही लोगों से मिलना है, और जो वो एक बाहर आउटडोर्स यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस, बाहर ज़्यादा रहना, ऑफिस में ना बैठना, अंदर ना, घरों में ना बैठना, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक मकसद है, और उसमें फिर अपनी मैं ज़िंदगी कोशिश करता हूँ कि कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लूँ, कभी कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर लूँ जिसका मुझे बड़ा शौक़ है। लेकिन ज़ाहिर है वो जो मेरी पहले ज़िंदगी थी वो अब मैं नहीं चला सकता उस तरह। मुलाजिम वहीं पर नाश्ता ले आया। ये वैसे नहीं, मैं शुरू से मैं फ्रूट और दही खाता था नाश्ते में। म्यूजिक to शौकत दिया। क्या आप किसी ख़ास किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं अपने आप को फिट और स्मार्ट रखने के लिए? नहीं, कोई ख़ास किस्म की खुराक नहीं। नाश्ता सिर्फ मैं बस हमेशा लाइट करता हूँ, फ्रूट और दही। देसी खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। देसी मुर्गी, देसी घी, देसी रोटी, फल, दही, तो कोई ख़ास खुराक नहीं। I have to see what the other two parties are saying first. And I'll know in a couple of days.
इंतखाबात के दौरान आप वीआईपी कल्चर के खात्मे और बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ बातें करते रहे और आप खुद बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ये तो बड़ा तजाद है। वीआईपी कल्चर ये है कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से हुक्मरान तबका ऐशों की ज़िंदगी गुजारता है। पब्लिक के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्राइवेट जहाज़ों में, बादशाना रहन सहन, ये है वीआईपी कल्चर। ये वीआईपी कल्चर नहीं है कि मैं एक आदमी हूँ, अपने जायज़ तरीके से पैसा बनाता हूँ, अपनी टैक्स दे के पूरी मेहनत करके एक अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेता हूँ। ये तो मेरा, मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जहनियत से, अपनी वकालत से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया और जायदाद बनाई, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक का टैक्स का पैसा था उसको एक एक रुपया गिनते थे। कि कहीं याद है एक दफ़ा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, बार बार आता है अखबारों में भी, कि उन्होंने जाना था ढाका, तो किसी ने कहा जी चार्टर करके प्लेन चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ये टैक्स का पैसा है, वो आराम से एक कमर्शियल एयरलाइन में गए। यानी कि ये उनको तकलीफ़ थी पब्लिक के टैक्स के पैसे से। तो वीआईपी कल्चर में और अपने आदमी जायज़ पैसा कमा के रहे, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप काफ़ी अरसे से अपनी बीवी जमाइमा और बच्चों से दूर हैं, तो क्या आप बच्चों से और अहलिया से उदास होते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी सियासत में आने की सिर्फ ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजार सकता जितना मैं गुजारना चाहता हूँ या जो मुझे गुजारना चाहिए। वैसे मियाँ बीवी में सब कुछ ठीक तो है? अल्लाह का करम है। शादी के अंदर ऊंच नीच आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, जिस तरह ज़िंदगी में इंसान के मुश्किल वक्त आते हैं, ये अल्लाह तो कुरान में कहता है कि मैं तुम्हें आज़माने के लिए मुश्किल वक्त लेके आता हूँ, उस तरह शादी में भी आते हैं। लेकिन अगर ये फ़ैसला हो दोनों मियाँ बीवी का कि हमने सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाते हैं। लेकिन ये तो मुश्किल वक्त नहीं है, ये कि वो तो खैर एक मजबूरी है कि वो पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी 8 साल की शादी में बिल्कुल ऊंच नीच आती है जिस तरह हर मियाँ बीवी के शादी में आती है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ देर सस्ताने के लिए ट्रक होटल पर रुके। और वहीं पर दोपहर का खाना खाया। कहाँ जदीद शहरों की पुरआसाइश ज़िंदगी और कहाँ चारपाई होटल। आपको आखिर सियासत करने का ख्याल कैसे आ गया? ये मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल तो ज़िंदगी नहीं, मैं तो बड़ा इसमें आसान फील करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पाकिस्तान के तकरीबन सारे हिस्सों में फिर चुका हूँ। शिकार का भी शौक़ था, उसमें भी देहात में फिरना, और ट्रैकिंग का शौक़ था पहाड़ों में, वहाँ भी कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो मेरे लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सियासत की कई चीज़ें हैं मुश्किल, मसलन सारा वक्त लोगों के मसले आते रहते हैं आपके पास, लोगों के मजबूरियाँ हैं, यहाँ आवाम के लिए तो है कुछ नहीं इस मुल्क में, तो वो एक प्रेशर है कि वो किस तरह मसले हल करें, ये है ज़रूर। अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो हर शहरी सियासत में जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 तबके नहीं जाएंगे, एक जो खुद गर्ज हों और दूसरे जो बुज़दिल हों, जो मुफाद परस्त से डरें। तो मैं अपने आप को ना बुज़दिल समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैं मुझे इंसानियत की तरफ लगाया है।
आपकी ज़्यादा सियासी हमायत तो बड़े शहरों में थी, लेकिन आप मियाँ वाली जैसे पसमानदा ज़िला से कैसे जीते? शहरों में हमें बदकिस्मती से तंजीम नहीं बनी थी और सारे पाकिस्तान में हमारी तंजीम कमज़ोर थी। मियाँ वाली में हमारी तंजीम ज़बरदस्त बन गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों ने एक जो पुराने जागीरदार ज़हनियत के लोग थे उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। वो नौजवान थे, सारे मेरे साथ खड़े हो गए और साथ पब्लिक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो यहाँ के 3 बड़े सियासी घर थे वो तीनों इकट्ठे हो गए मेरे ख़िलाफ़। हालांकि 30 साल एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े, इस बारी तीनों इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की, तो पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई। मियाँ वाली में अपने हलका में पहुंचे लोगों के मसाइल सुने। पास ही एक जगह फातह खानी के लिए गए। अब से यहाँ नहीं, वो बनी होगी ना पोलो की वजह से, उसको शौक पोलो का। पोलो का ही है उनका। रवायती अंदाज में आम खाए। दरिया किनारे पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग जमा हो गए। जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ़ ख़त्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के ज़माने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखें, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला है और ज़िंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो ये है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने ख़ास इतनी ज़्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक़ था। लेकिन मैं ये आपको बताऊँ, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और
جو میری سوچ بدل رہی تھی، دین کی طرف جا رہا تھا. انسان خوش قسمت ہوتا ہے کہ کسی حصے میں بھی جب اس میں اللہ میں یقین آ جائے. تو تب اقبال نے متاثر کیا، اور تب پھر میں نے اس کی شعر و شاعری کا مطالعہ کیا، اور بلکہ اس کے فلسفے کا. واپسی پر بچوں نے گھیر لیا، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی. رات کو وہیں سے روانہ ہوئے. آپ کے کرکٹ کیریئر میں سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ غم کے لمحات کون سے تھے؟ ایک تھا خوشی کا موقع جب ہم نے ہندوستان کو ہندوستان میں ہرایا. ٹیم ہماری کمزور تھی، امپائر ان کے تھے، ادھر جیتنا وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اس کے بعد جو ورلڈ کپ جیتنا. غم سب سے زیادہ لاہور میں ورلڈ کپ ہارنے کا 87 میں، جب آدھی پبلک رو رہی تھی لاہور کی، اور ہماری ٹیم ان سے زیادہ اچھی تھی آسٹریلیا سے. گاؤں میں اپنے ایک کارکن کی وفات پر فاتح خوانی کی. آپ کی کپتانی میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، اب کرکٹ زوال کا شکار کیوں ہے؟ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اگر کسی نے بھی اوپر جانا ہے، ٹیم نے، انسان نے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور محنت کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک محنت تو ہوتی ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، اور ایک جب کہ ایک آرگنائزیشن ایک سیٹ اپ ایسا بناتی ہے جو کہ اچھے سپورٹس مین پروڈیوس کرتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے کرکٹ مسلسل جو بھی کرکٹ بورڈز آئے، کسی نے پاکستان کا جو کرکٹ سٹرکچر ہے اس کے اوپر محنت نہیں کی. سوچا نہیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. پلیئرز نکل رہے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ سے نکل رہے ہیں، اور اس سٹرکچر کا ان پلیئرز کے بنانے میں کوئی بڑا ہاتھ نہیں تھا. رات کا کھانا اپنے عزیز کے گھر کھایا. سیاست میں آنے سے پہلے آپ پوری قوم کے محبوب کرشماتی ہیرو تھے. سیاست میں آنے سے آپ متنازع نہیں ہو گئے؟ دیکھیں، انسان دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک ہیرو بن جائے یا وہ ایک پاپولر ہو جائے. انسان کسی مقصد کے لیے زندگی میں دنیا میں آتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مقصد اچیو کر کے جاؤں، بجائے اس کے کہ میں کوئی ہیرو بن جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں، اور پاپولیرٹی رکھنے کے لیے وہ کام ہی نہ کوئی کروں جس کی شاید معاشرے کو کوئی فائدہ ہو جائے. آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھے، پھر آپ نے بیرون ملک کرکٹ کھیلی، اور پھر ایک غیر ملکی امیر دوشیزہ سے شادی کی، اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو، اور غیر ملکی کلچر پر تنقید بھی کرتے ہیں. انگریزی اسکول میں پڑھا، اس لیے مجھے یہ احساس ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہم مغربی کلچر کا ہمیں غلام بنا دیتی ہے، اور اس لیے میں اس کی تنقید کرتا ہوں. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں پاکستانی بنو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی قوم کسی اور تہذیب کی ذہنی غلام بن جاتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ پھر غلام ہی رہتی ہے. جہاں میں یہ کہنا کہ کوئی مغربی خاتون سے شادی کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں میں مسلمان پہلے ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اور مسلمان کو ساری اللہ رب العالمین ہے، عالم کا خدا، سب انسانوں کا خدا ہے. کوئی بھی اس ملک میں آگے رہنا چاہتا ہے مسلمان بن کے، بسم اللہ، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں 3 سال کھلا سیاسی میدان ملا، لیکن آپ صرف 1 سیٹ حاصل کر سکے. یہ تو بہت بڑی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ کامیابی کیا سیاست میں اور ناکامی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ جو کاف لیگ ہے یہ ساری کامیاب ہے. میری نظر میں یہ فیل ہے.
پیٹریوٹس نکلے ہیں، 10 پیٹریوٹس ایک گئے ہیں حکومت کے ساتھ، 5 منسٹر بن گئے. تو وہ تو مجھے 1988 میں ویسی کامیابی تھی جب جنرل ضیاء صاحب نے مجھے آفر کیا وزارت. 1993 معین قریشی نے آفر کی وزارت. نواز شریف کی حکومت میں پہلی دفعہ جب آیا انہوں نے بڑا عہدہ آفر کیا. تو اگر یہی لینا تھا تو مجھے پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میری نظر میں یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں بیچے. پاکستان کی سیاست میں یہ ثابت کیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں، جو کسی چیز یا وزارتوں یا پیسے یا خوف سے اپنے اصولوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. کیا سیاست اور فلاحی ادارے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اصل میں صحیح اسلامی ریاست ہے ہی فلاحی ریاست، اور جو کام ریاست کر سکتی ہے فلاحی کام، وہ کبھی عمران خان ساری زندگی لگا رہے، عیدی صاحب لگے رہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کہ ایک حکومت کر سکتی ہے. کیونکہ فلاحی ریاست ویلفیئر سٹیٹ بنا سکتی ہے. جو آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہ ایک مکمل طور پہ فلاحی ریاستیں ہیں جدھر انسان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی عدم تسلسل کا شکار رہی. کبھی آپ ان کے حامی رہے، کبھی ان کے مخالف. دیکھیں، ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر رہی ہے پہلے دن سے. ہماری تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اور جو ہمارا مینیفیسٹو، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جب لوگ ہماری پالیسی پہ چلے ہم نے ان کی حمایت کی، جب وہ اس پالیسی سے اترے جو ہمارے سے مختلف تھی تو پھر ہم نے مخالفت کی. آپ کس سال تک وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. وزیر اعظم کا بننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی نہ لے کے آئیں. اور جو انقلاب کی میں نے آپ سے بات کی، جس میں نمبر 1 چیز عدل اور انصاف، نمبر 2 چیز انسانیت، فلاحی ریاست جس کے اندر تعلیم، خاص طور پہ تعلیم کو اس ملک میں پوری طرح ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، ملک کو ساروں کو لگا دیں کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں یہ ملک برباد ہو جائے گا. رات گئے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگے تو ہم نے ان سے اجازت چاہی.